कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस सवाल पर ध्वनि मत से संविधान स्वीकृत कर दिया गया और पूरा सदन तालियों से गड़गड़ाता रहा। और फिर 26 जनवरी 1950 को देश को वो अपना संविधान मिला जिसके लिए हम गर्व से कहते हैं हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले नहीं तैयार किया था संविधान? आखिर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो संविधान बनाने का पूरा श्रेय उनको ही क्यों दिया जाता है? आखिर जब संविधान सभा में 200 से अधिक सदस्य थे, तो अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? संविधान सभा में 13 समितियां थी, फिर अकेले प्रारूप समिति के अध्यक्ष को ही संविधान निर्माण का श्रेय क्यों दिया जाता है? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों लोग मानते हैं भारत का जो संविधान है उसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही बनाया है? जय भीम, मैं हूं अंशराज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भीम आइडियोलॉजी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और भारत में उठती स्वतंत्रता संग्राम की लपटों से यह तय हो गया था कि अब ब्रिटिश शासन भारत में ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। अब सवाल यह था कि अगर अंग्रेज भारत छोड़कर जाते हैं तो इतने बड़े देश की जिम्मेदारी किसे सौंप कर जाएंगे? आखिर वह कौन होगा जिसके हवाले पूरा देश होगा? आखिर देश में वो कौन कौन से नेता होंगे जिन्हें अंग्रेज देश संभालने व शासन करने की जिम्मेदारी देंगे? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का 3 सदस्यीय दल दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों के नाम थे पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। इस दल ने सभी पक्षों से मिलकर बात की और 16 मई 1946 को यह मिशन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत की आजादी के बाद अंग्रेज भारत की सत्ता संविधान सभा को सौंप देंगे। संविधान सभा में कौन कौन होगा, इसके लिए चुनाव होंगे। यह भी तय हुआ कि इस संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, जिनमें 292 सदस्य ब्रिटिश शासित प्रांतों से, 93 सदस्य देसी रियासतों से होंगे। 25 जून 1946 को कैबिनेट मिशन की इस योजना पर सहमति बनी और 29 जून को कैबिनेट मिशन वापस लौट गया। इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के तहत 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इससे पहले कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर संविधान सभा की 385 सीटों पर जुलाई और अगस्त 1946 को चुनाव संपन्न हुए। उस चुनाव में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी एक उम्मीदवार थे, जो बंबई से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। महात्मा गांधी से लेकर कांग्रेस, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के लोग भी ये चाहते थे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो संविधान सभा का सदस्य होना ही चाहिए। तब जोगेंद्र नाथ मंडल ने BR अम्बेडकर को बंगाल से संविधान सभा के लिए उम्मीदवार बनाया। मुस्लिम लीग और दलितों के वोटों के जरिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो चुनाव जीत गए और संविधान सभा के सदस्य बन गए। लेकिन अभी तो असली कहानी बाकी थी। जिस मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, उस मुस्लिम लीग ने ही संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस बीच 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने ये मान भी लिया कि 2 देश व 2 संविधान सभाएं बन सकती है। ब्रिटिश सरकार के इस मानने पर को मुस्लिम लीग ने अपनी जीत के तौर पर लिया और फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई, तो मुस्लिम लीग से कोई भी सदस्य उस बैठक में शामिल ही नहीं हुआ। हालांकि BR अम्बेडकर उस बैठक में शामिल थे। मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा व अलग देश की मांग रखी। लाख कोशिशों के बाद भी जब मुस्लिम लीग के लोग नहीं माने, तो संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तब सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा की बैठक के 5वें दिन 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पेश किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पुरुषोत्तम टंडन ने इसका अनुमोदन किया। हर सदस्य को इस पर अपनी बात रखनी थी। शुरुआत तो इसी से हुई थी
कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य इस सभा में शामिल नहीं होते बात होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन फिर मुस्लिम लीग का अड़ियल रवैया देखकर संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य आगे बढ़ने को सहमत हो गए और कहा कि आगे की कार्रवाई चलती रहे। फिर तारीख आई 17 दिसंबर 1946, वो तारीख जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार संविधान सभा में बोले। हालांकि उस दिन डॉक्टर अंबेडकर से पहले 20-22 लोगों को और बोलना था। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राम बहादुर राय अपनी किताब भारतीय संविधान की अनकही कहानी में लिखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 17 दिसंबर को बोलने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनसे पहले और भी लोग बोलने वाले हैं, लिहाजा उनका नाम तो अगले दिन आ सकता है और तैयारी करके वो अगले दिन संविधान सभा में बोल सकते हैं। लेकिन और लोगों को पीछे छोड़ते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 17 दिसंबर को ही बोलने के लिए आमंत्रित कर दिया। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर बोले और खूब बोले, कितना बोले और ऐसा बोले कि उनका कहा इतिहास हो गया। बकौल राम बहादुर राय के अनुसार, बकौल राम बहादुर राय ने अपनी किताब भारतीय संविधान की अनकही कहानी में लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने उस दिन कहा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के झगड़े को सुलझाने की एक और कोशिश जरूर करनी चाहिए। मामला इतना संगीन है कि इसका फैसला एक या दूसरे दल की प्रतिष्ठा के ख्याल से ही नहीं किया जा सकता। जहां राष्ट्र के भाग्य का फैसला करने का प्रश्न हो, वह नेताओं, दलों और संप्रदायों के शान का कोई मूल्य नहीं रहना चाहिए। वहां दो राष्ट्र के भाग्य को भी सर्वोपरि रखना चाहिए। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा कि शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन है। लंबे वाद विवाद के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। हालांकि उस दिन तक भी मुस्लिम लीग का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा तक नहीं पहुंचा। टकराव और बढ़ गया और तब 13 फरवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की कि अंतरिम सरकार में शामिल मुस्लिम लीग के मंत्री इस्तीफा दे दे। सरदार पटेल ने भी यही मांग की। इस बीच 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 से पहले सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को कर दिया जाएगा। लेकिन एटली ने एक शर्त रखी, इससे पहले संविधान बन जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ब्रिटिश हुकूमत को विचार करना होगा कि सत्ता किसको सौंपी जाए। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए 28 अप्रैल 1947 को संविधान सभा का तीसरा सत्र शुरू हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एटली की घोषणा के बारे में सबको बताया और कहा कि अब संविधान सभा को अपना काम जल्दी ही पूरा करना होगा। इसके ठीक पहले 24 मार्च 1947 को नए गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आ गए और चंद दिनों में ये तय कर दिया था कि भारत का तो बंटवारा होगा और भारत और पाकिस्तान दो देश होंगे। अब इसकी वजह से संविधान सभा में फिर बदलाव हुआ। से जिस सीट जयसुर खुलना से डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के लिए चुनकर गए थे, वो सीट पाकिस्तान के हिस्से चली गई, पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर एक बार फिर संविधान सभा से बाहर हो गए। लेकिन तब तक संविधान सभा के लोगों ने यह तय कर लिया था कि हमें सत्ता का हस्तांतरण चाहिए तो जून 1948 से पहले संविधान तैयार करना होगा। ये संविधान डॉक्टर अंबेडकर के बिना तैयार करना संभव नहीं है और डॉक्टर अंबेडकर का इस संविधान सभा में रहना बहुत जरूरी है। अब बंबई प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे बीजी खेर। उन्होंने संविधान सभा के एक और सदस्य और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एम.आर. जयंकर को इस्तीफा देने के लिए राजी किया। एम.आर. जयंकर ने इस्तीफा दिया और उनकी जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में फिर से शामिल हुए। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजते ही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐलान किया, संविधान सभा ने भारत का शासनाधिकार ग्रहण कर लिया है। आजादी मिलने के बाद वह सत्ता का हस्तांतरण संविधान सभा के पास होने के साथ ही संविधान सभा अपने मूल लक्ष्य की ओर आगे बढ़ी और इसी कड़ी में 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सर्वसम्मति से पास कर दिया। और प्रारूप समिति में और भी 6 सदस्य थे, जिनमें के.एल. मुंशी, टी.टी. कृष्णमाचारी,
जो डीपी खेतान की जगह आए थे, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, बीएल मित्रा, इनकी जगह फिर एन माधवन राज आए थे। 30 अगस्त 1947 से संविधान सभा स्थगित कर दी गई ताकि संविधान का प्रारूप बनाया जा सके। 27 अक्टूबर 1947 से इस प्रारूप समिति ने रोजमर्रा का काम शुरू किया। अत विचार व बहस के बाद 21 फरवरी 1948 को समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने संविधान का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस प्रस्ताव को सरकार के मंत्रालयों, प्रदेश सरकारों, विधानसभाओं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भेजा ताकि सबके सुझावों को शामिल किया जा सके। जो सुझाव आए उन पर प्रारूप समिति ने 22 मार्च 1948 से 24 मार्च 1948 के बीच विचार विमर्श किया। 3 नवंबर 1948 से फिर से संविधान सभा की बैठक शुरू हुई। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिर से संविधान के मसौदे पर बात की और संविधान सभा को कहा कि मसौदा उस समिति ने बनाया है जिसे इसी संविधान सभा ने बनाया था और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। 4 नवंबर 1948 को उसी दिन डॉक्टर अंबेडकर ने मसौदे को संविधान सभा के पटल पर रखा। आने वाले दिनों में कुछ संशोधन भी सुझाए गए, कुछ माने गए, कुछ को खारिज कर दिया गया और फिर 17 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि अब हम संविधान के तीसरे पठन को आरंभ करते हैं। इसका अर्थ था कि अब संविधान बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुकारा। वो अपनी जगह पर खड़े हुए और कहा, मैं ये प्रस्ताव पेश करता हूँ, जिस संविधान को सभा ने जिस रूप में निश्चित किया है उसे पारित किया जाए। इस प्रस्ताव पर 17 नवंबर 1949 से 25 नवंबर 1949 तक बहस हुई और फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना आखिरी अध्यक्षीय भाषण पढ़ा। भाषण खत्म होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूछा, प्रश्न यह है कि इस सभा द्वारा निश्चित किए गए रूप में संविधान पारित किया जाए। वरिष्ठ पत्रकार व पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर राम बहादुर राय ने अपनी किताब भारतीय संविधान की अनकही कहानी में लिखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस सवाल पर ध्वनि मत से संविधान स्वीकृत कर दिया गया और पूरा सदन तालियों से गड़गड़ाता रहा। और फिर 26 जनवरी 1950 को देश को वो अपना संविधान मिला जिसके लिए हम गर्व से कहते हैं हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और जिसे बनाने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो योगदान है जिसकी वजह से उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि संविधान सभा की ज्यादातर बैठकों में औसतन 300 सदस्य मौजूद रहे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था, तो आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या शिल्पकार या निर्माता कहा जाता है? ये बात सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और विचारों के समर्थक ही नहीं कहते, बल्कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भी इसे स्वीकारा है और विभिन्न अध्येताओं ने भी किसी न किसी रूप में इसे मान्यता दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के आत्मकथा लेखक माइकल ब्रेचर ने अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना है। संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को रेखांकित करते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य टीटी कृष्णमाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था, संभवतः सदन इस बात से अवगत है कि आपने प्रारूप समिति में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया उनमें से एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह एक नए सदस्य आ चुके थे। एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो चुकी थी और उसकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे थे। 1-2 व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और संभवतः स्वास्थ्य संबंधी वजहों से कमेटी की कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं ले पाए। सो यही हुआ कि इस संविधान को लिखने का भार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ही आ पड़ा। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया। इसका संदर्भ जो भाषण है उसका संदर्भ संविधान सभा की बहस खंड 7 पृष्ठ 231 पर दिया गया है।
और संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को स्वीकारते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि मैं चेयर पर बैठा हुआ देखता रहता था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिन रात लालटेन की रोशनी में संविधान लिखा करते थे। तो साथियों, आपने देखा कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं उन्होंने भी माना कि जो संविधान है वो अकेले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा कि संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही महत्वपूर्ण योगदान है, उन्हीं की वजह से संविधान तैयार हुआ है। तो जी हाँ, जो संविधान है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आज संविधान बनकर तैयार हुआ है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से ही बनकर तैयार हुआ है। तो साथियों, जानकारी पसंद आई होगी, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।